नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कहानी एक खौफनाक साया का पार्ट 4। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक करने का, शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वह भी कहानी का आनंद ले सकें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। दोस्तों, अब ठुकराइन को गाँव वालों की बात माननी पड़ी। हवेली के कुएं में खुदाई हुई और छोटे ठाकुर का शव वहां से बरामद हुआ। शव देख ठकुराइन बेहोश हो गई। नौकरों ने पानी छिड़ककर उन्हें जगाया। तब तक अमर सिंह और अघोरानंद गांव वालों को भड़काने में लगे थे। भला प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, सब सामने था। अब ठुकराइन की बात को बिरजू झुठला ही चुका था। वो ठाकुर साहब का सबसे खास था, उस पर सबको भरोसा था। ठुकराइन डायन साबित हुई। उसे जिंदा जलाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। हवेली के लट्ठेत भी उनको रोक न सके। ठुकराइन को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। कहते हैं जलती हुई ठुकराइन बहुत दूर जंगल तक भागी। उसकी लाश किसी को नहीं मिली। कई बरस बाद किसी तांत्रिक ने अपने अभिष्ट कार्य के लिए ठुकराइन के मृत शरीर में उसकी आत्मा को प्रवेशित करवा दिया। ऐसी आत्मा को ही प्रेत कहा जाता है। कार्य सिद्धि के बाद कहते हैं तांत्रिक से याचना कर वो स्वतंत्र हो गई। उसके बाद गांव वाले और वो कहर बनकर टूटी थी। तब किसी बाबा जी को बुलाया गया था। उन्होंने ठुकराइन के रोष को शांत किया और उसे कहा कि जो तेरे अपराधी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तू क्यों निर्दोष लोगों को दंड दे रही है। इंतजार कर, जब वो दोबारा इस धरती पर जन्म लेंगे और जब वो अपने अपराध करने वाली उम्र में पहुंचेंगे तब उनसे बदला लेना। तब तक इस हवेली में साधना कर और अपनी शक्तियां बढ़ा। तब से हवेली में हम नहीं जाते और ठुकराइन हमें परेशान नहीं करती। वहां से तरह तरह की आवाज़ें आती हैं पर हम ध्यान नहीं देते। अब सवाल था एसपी साहब उर्फ अमर सिंह जी की सुरक्षा का, क्योंकि उन्हें किसी चुड़ैल के इंसाफ के लिए तो छोड़ नहीं सकते थे। अभिमन्यु साथ में झारखंड पुलिस की टीम भी लाए थे, क्योंकि उन्हें किसी नक्सली साजिश का अंदेशा था। बेगा में एक झोपड़ी को अभिमंत्रित किया, उसमें सुरक्षा घेरा बनाया। झारखंड पुलिस के दरोगा हप्पू सिंह ने सुरक्षा का जिम्मा लिया। जैसे ही शाम ढली हवाएं तेज चलने लगी। तूफान सा उठा जो पूरी झोपड़ी को उड़ा ले गया और वो प्रेत आत्मा सबके सामने थी। बेगा उसका पहला शिकार बना। झारखंड पुलिस के जवान भी उस पर झपटे, मगर 7-8 जवान भी उसे रोकने में असमर्थ दिखे। तो अभिमन्यु ने हप्पू को गाड़ी निकालने का इशारा किया। खुद एक जवान की राइफल उठाई और सिलेंडर के बीच में बैठकर गाड़ी भगाना शुरू किया। जवानों में राइफलों के आगे लगे खंजरों से उसे गोंद दिया था, मगर वो कौन सा जिंदा थी जो मरती। इधर गाड़ी बेहताश भाग रही थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी के पीछे भागती हुई वो दिखाई दी। गाड़ी की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी, मगर वो इतनी तेजी से फासला कम कर रही थी। मगर अभी डरने का समय नहीं था। 303 राइफल का फायर उसकी खोपड़ी उड़ाता हुआ निकला। अब खोपड़ी नाक से ऊपर नहीं थी। आधे सर की आकृति अभी भी दौड़ रही थी। अभिमन्यु ने दोबारा बंदूक रिलोड की। 303 अंग्रेजी जमाने की बंदूक है जो अभी भी पुलिस वालों के पास पाई जाती हैं। इसे हर फायर के बाद रिलोड करना पड़ता है, मगर इसकी ताकत इतनी है कि हाथी के भी एक ही बार में परखच्चे उड़ा दे। दूसरा फायर दाहिनी पैर को जांग से उड़ा गया। अब वो आकृति एक पैर और 2 हाथों से दौड़ रही थी। तीसरे फायर के लिए रिलोड होने तक वो गाड़ी पर झपट पड़ी। बेलोरी की छत एक हाथ से उसने ऐसे फाड़ी जैसे कागज का टुकड़ा और सिलेंडर को लेकर सड़क के दाहिनी तरफ पेड़ पर कूदकर चली। गाड़ी अचानक से रपट कर घूमी। हप्पू सिंह जंगल में उसके पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उबड़ खाबड़ जंगल में गाड़ी कितना पीछा करती। एक गड्ढे में टायर फंस गया। समय बिल्कुल नहीं था। दोनों तुरंत उतरकर दौड़े। 10 मिनट यह खेल भी चला, मगर उड़ती हुई सोनम शर्मा या कहे शालिनी या फिर ठुकराइन को पकड़ना संभव न था। दोनों की सांसें फूल गई थीं। सुनसान जंगल के बीचों बीच अभिमन्यु घुटनों पर हाथ रखकर हाँफ रहे थे। उन्होंने पीछा देखा,
तकरीबन 10-15 कदम की दूरी पर अप्पू भी हाँफ रहे थे। नक्सली हमले में पुलिस के 4 जवान समेत दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के साथ आए एसपी की मौत अगले दिन की खबर थी। डिपार्टमेंट ऐसी डरावनी कहानी तो जनता को बता नहीं सकता। कहानी से पर्दा उठ चुका था, मगर कई सवाल अभी भी बाकी थे। एसीपी साहब को न बचाया जा सका, इसका अफसोस अभिमन्यु को जिंदगी भर रहेगा। लेकिन अभी असली सवाल था कि उस प्रेत आत्मा को कैसे रोका जाए, कैसे कैसे अगले शिकार को बचाया जाए। पुलिस ने हवेली को चारों तरफ से घेर रखा था। ये लड़ाई बंदूकों के दम पर नहीं जीती जा सकती थी, क्योंकि एक शरीर के नष्ट होने पर वो दूसरे शरीर को अपना हथियार बना सकती थी। सोनम और शालिनी दोनों अलग अलग मृत औरतों के शव थे जिन्हें उसने इस्तेमाल किया था। विशाल के शव के चिथड़े भी वहाँ मिले, जिसे अधिकांश वो खा चुकी थी। शैलेंद्र के भी एक हाथ और आधा मुंह गायब था। पैरा नॉर्मल की तरफ से तहकीकात के लिए बुलाया गया। वो सुबह ठीक 5 बजे उपस्थित हुए ताकि कार्रवाई के लिए पूरा दिन उपलब्ध हो सके। उन्हें पता था कि सूरज ढलने के बाद वो यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह के मामलों में वो विशेषज्ञ माने जाते हैं, मगर इतनी शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा, दिन के समय भी उनके विशेष यंत्र तीव्र मात्रा में ऊर्जा महसूस कर पा रहे थे। अभिमन्यु ने उन्हें पूरा मामला विस्तार से समझाया और बेगा की बताई कहानी भी सुनाई। विवेक ने हवेली में गुप्त स्थानों की खोज हेतु कार्रवाई शुरू की। इसके लिए विशेष मजदूर बुलाए गए थे। उन्होंने बताया कि कोई शक्तिशाली प्रेत रात के वक्त किसी भी मृत शरीर में वास कर सकता है, मगर दिन के समय उसे अपने मूल शरीर में ही रहना होता है। लेकिन अगर वो इतनी शक्तिशाली थी तो क्यों नहीं इन लोगों को वहीं मार दिया? ये सब खेल क्यों? वो सीधे उठकर भी तो ला सकती थी। अभिमन्यु ने सवाल पूछा। क्योंकि प्रेत की शक्ति का आधार उसका मूल शरीर ही होता है। अगर दिल्ली में उसे तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ता तो शायद उसे रोका जा सकता था, तांत्रिक क्रियाओं से बाधा जा सकता था, मगर यहाँ उसकी शक्ति कई गुना ज़्यादा है। इसलिए बेगा बाबा का रक्षा घेरा काम न आया। उसने सालों साधना कर खुद को बहुत शक्तिशाली बना लिया है। विवेक में विस्तार पूर्वक समझाया। तो अब क्या योजना है? अंधेरा ढलने से पहले मूल शरीर को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करना है। हवेली के तहखाने से कई औरतों और लड़कियों की लाशें मिली। शायद वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए इन्हें जमा कर रही थी। तहखाने के अंदर भयंकर गंध आ रही थी और हाड़ कपा देने वाली ठंड थी। जून की भयंकर गर्मी में ये अचंभे की बात थी, मगर कल रात जो नज़ारा देखा, अब किसी बात पर किसी को भी अचंभा नहीं हो रहा था। तहखाने के अंदर एक और तहखाना मिला, बिल्कुल गुप्त अंधेरा। टॉर्च की रोशनी में एक कंकाल नजर आया, जला हुआ और सड़ा हुआ। विवेक कहते हैं यही नेगेटिव ऊर्जा का स्रोत है, यही है उसका असली शरीर। वो उसके नज़दीक पहुंचते हैं, तभी एकाएक वो कंकाल उछलकर छत से जा चिपकता है और जोर की गर्जना से पूरा इलाका कांप जाता है। सोमकाल को भी भयभीत कर दे। अघोर नंद, तेरा ही इंतजार था मुझे। सब अचानक से सहम गए। तभी वो विवेक पर झपटी। उसने विवेक को दोनों हाथों से उठा लिया था कि अचानक अभिमन्यु ने हाथ में पकड़े खुंखारी से उसका दाहिना हाथ अलग कर दिया। विवेक को उम्मीद थी कि वो हमला कर सकती है। दिन में अन्य शरीर में प्रवेश चाहे न कर सके, पर अपने मूल शरीर से जरूर हमला करेगी। इसलिए उसने सबको हथियार लेकर चलने को कहा था। अभिमन्यु ने खुखरी पकड़ी थी। अप्पू सिंह अपने 7वें कद के अनुसार एक बड़ा हथौड़ा लाए थे। अन्य जवान भी लोहे की रोड व कुछ धारदार हथियार लाए थे। बंद स्थानों पर गोली चलाना मूर्खता होती है। अंग भंग कर उसे बेबस करने की और फिर शरीर को जलाकर नष्ट करने की योजना थी। तो अभिमन्यु ने हाथ काटा तो दूसरे हाथ से विवेक को छोड़कर उसने प्रति उत्तर दिया। ये वार इतना जोरदार था कि हाथ से खुखरी छूट गई और अभिमन्यु का सर दीवार से जा टकराया। इतना होना था कि अप्पू सिंह जय बजरंगबली का उद्देश्य करते हुए उस पर टूट पड़े। पहली ही बार में खोपड़ी तोड़ दी। साथ ही सारे पुलिसकर्मियों ने एक साथ जोरदार हमला किया। अगर रात का वक्त होता तो अकेले सब पर भारी होती, मगर दिन में वो सामना न कर सकी। हर अंग के कई कई टुकड़े कर दिए गए, हड्डियों का आटा बना दिया गया। अब उसका जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करना था। सो
उसे आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही अन्य शरीर को ढूंढकर उन्हें ढेर लगाकर आग कर हवाले कर दिया। शाम बस ढलने को ही थी। विवेक ने कहा, अब जल्दी यहाँ से निकलो। आज बख्तरबंद गाड़ियों का इंतजाम किया गया था। विवेक गाड़ी चला रहे थे जिसमें अभिमन्यु और अप्पू सिंह बैठे थे। चारों तरफ से 4 गाड़ियां उन्हें घर लेकर जा रही थी। अभिमन्यु ने फिर सवाल किया, जो तुम कह रहे थे सो कर दिया, अब क्यों डर रहे हो तुम? कल सुबह उसके पास कोई शरीर न होगा, वो खत्म होकर पुनर्जन्म की यात्रा पर चली जाएगी। पर आज रात वो जिंदा है। हालांकि मूल शरीर के नष्ट होने की वजह से कुछ कमजोर है, मगर ये उसका आखिरी मौका है मुझे मारकर अपने सालों के इंतजार को सफल बनाने का। वो कोशिश जरूर करेगी। जितना हो सके इस जगह से दूर निकलना होगा ताकि उसका मुकाबला करना आसान होगा। वो बात कर ही रहे थे कि जोरदार चीखों की आवाज़ ने सबकी बोलती बंद कर दी। जलती हुई लाशें कई आधी जल चुकी थीं। कुछ के केवल कंकाल ही दिख रहे थे, कुछ में मांस के लोथड़े लटक रहे थे। सड़क के दोनों तरफ पेड़ों में बंदरों की तरह उछलते हुए उनका पीछा कर रही थीं। पुलिस वाले गोलियां चलाकर उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। अब वो पहले से कमज़ोर जरूर थी, मगर ये उसके लिए आखिरी लड़ाई होने वाली थी। इसलिए वो किसी घायल शेरनी की तरह खतरनाक हो चुकी थी। गाड़ियाँ तेज रफ्तार से भाग रही थीं। कई चुड़ैलों को गोलियों से अंग भंग कर गिरा दिया था। तभी एक पीछे वाली बख्तरबंद गाड़ी पर आ झपटी। उसके पीछे 2-3 और आ पहुंची। ड्राइवर संतुलन न बना पाया और गाड़ी पलट गई। वीर जवानों ने काफी देर हाथापाई में उन्हें उलझाया, मगर गाड़ी में विवेक को न पाकर वो आगे बढ़ चली। उन पर तो बस विवेक उर्फ अघोरानंद को मारने का भूत सवार था। एक एक कर बाकी 3 बख्तरबंद गाड़ियों भी गिरा दी गई, मगर इतने संघर्ष के दौरान विवेक अपनी गाड़ी को काफी आगे ले जा चुके थे। अनेक चुड़ैल भी जवानों के हाथों अंग भंग होने के कारण पीछे रह गई थी। इधर अप्पू सिंह और अभिमन्यु मोर्चा संभाले हुए थे और लगातार गोलियां चला रहे थे, पर आखिरकार उनका असलहा खत्म हुआ। तीनों चुड़ैल अब भी बाकी थी। प्रतिरोध न होने के कारण एक गाड़ी पर आ झपटी। अभिमन्यु ने अपने आखिरी हथियार अपने सर्विस रिवॉल्वर के 6 गोलियां उस पर बरसा दी। वो गाड़ी से नीचे गिरी। तब तक बाकी 2 भी आ पहुंची। एक ने अप्पू सिंह को पकड़ा। दोनों गुत्थम गुत्था करते हुए चलती गाड़ी से नीचे गिर पड़े। दूसरी से अभिमन्यु राइफल को लाठी की तरह इस्तेमाल करते हुए जूझ रहे थे। थोड़ी ही देर में नीचे गिरी। दोनों भी फिर गाड़ी पर चढ़ाई। अब तो अभिमन्यु के लिए उन्हें रोकना लगभग असंभव था। तभी गाड़ी एक दाहिना मोड़ काटती है और तीनों चुड़ैलें गाड़ी छोड़ इधर उधर उड़ जाती हैं। शंख और घंटी की आवाज़ों से आसमान गूंज रहा था। ये था माँ छिन्नमस्तक शक्तिपीठ, दूसरा सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ जो लगभग 6000 वर्ष पुराना है। जैसे नकारात्मक ऊर्जा का अपना क्षेत्र होता है, वैसे सकारात्मक ऊर्जा भी ऊर्जा क्षेत्र होता है। हजारों वर्ष से पूजा पाठ से यह नित्य प्रतिदिन और भी शक्तिशाली होता जाता है। आज रात हमें यही काटनी होगी, सुबह सब ठीक हो जाएगा, विवेक ने कहा। अभिमन्यु बस मुस्कुरा दिए। अगली सुबह अस्पताल में दरोगा अप्पू सिंह और उनके घायल साथियों से मिलने के बाद दोनों दिल्ली लौट गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी मेरी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।